नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इंपॉर्टेंट मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में स्पर्म। व्हाट इज स्पर्म? स्पर्म क्या होता है? आपको इससे पहले मैंने वीडियो में बताया था एग्जैक्टली स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होती है, कैसे स्पर्म फॉर्म होता है, कौन से हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब वो जो स्पर्म बन चुका है, वो जो स्पर्म है वो उसका स्ट्रक्चर कैसा है, स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म कैसा होता है, उसके क्या कंपोजिशन है, हम लोग देखने वाले हैं। ठीक, तो आपको बताया था मैंने कि जो स्पर्म है वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर बनता है और वहां बनने के बाद जब बनता है तो वो इमेच्योर होता है, लेकिन मेच्योर होने के लिए फाइनली जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो पार्ट है टेस्टिकल्स का, तो टेस्टिकल्स जो है फाइनली जुड़ी होती है एपिडिडाइमिस, और एपिडिडाइमिस में ये जो स्पर्म है वहां पर मूव होते हैं और मूव होकर वहां पर 2 महीने लगभग 60 दिन वहां पर रहते हैं, स्टे करते हैं और वहां पर फाइनली कंप्लीट मैच्योरेशन होता है, कंप्लीट मैच्योर होते हैं स्पर्म। ठीक है, तो वहां पर स्पर्म मैच्योर होता है। तो ये जो स्पर्म है उसमें एग्जैक्टली उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसमें क्या कंपोजिशन होती है, वो हम लोग देखेंगे। स्पर्म है वो एग्जैक्टली उसे हमें बोलते हैं स्पर्मेटोजून भी बोलते हैं, स्पर्मेटोजून, ZOON, जून, स्पर्मेटोजून लास्ट में आ रहा है, ZOON। ठीक है, इसकी जो लेंथ होती है वो होती है लगभग 60 माइक्रोमीटर। 60 माइक्रोमीटर, कुछ बुक्स में 50 to 60 दिया है, लेकिन आप इसको एवरेज मान लीजिए, लगभग अबाउट 60 माइक्रोमीटर इसकी लंबाई होती है, लेंथ होती है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम का क्वेश्चन है, 60 माइक्रोमीटर लेंथ होती है। ठीक है, आगे बात करते हैं। ये सिंगल सेल है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम का क्वेश्चन है। स्पर्म क्या है? एक सिंगल, जो स्पर्म पूरा का पूरा एक सिंगल सेल है। कैसा है? सिंगल सेल होता है। इसके 3 पार्ट हैं, ये आप देख पा रहे होंगे। स्पर्म के 3 पार्ट हैं। पहला है हेड, ठीक है, दूसरा है मिडिल पीस और थर्ड है टेल। ये 3 पार्ट होते हैं। स्पर्म को 3 भाग में बांटा गया है, ये हैज 3 पार्ट्स। पहला है हेड, मिडिल पीस एंड टेल, ये 3 पार्ट होते हैं। यदि हम बात करें पहले हेड की, हेड क्या है? व्हाट इज द हेड? ठीक है, तो हेड जो है वो, हेड जो है ये आपका पार्ट दिख रहा है, ये पूरा का पूरा ये वाला जो पार्ट है ये आपका हेड कहलाता है। किसका? स्पर्म का। इस हेड में पाया जाता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस ऑफ सेल, मतलब स्पर्म का जो न्यूक्लियस है वो कहां पाया जाता है? हेड में पाया जाता है। हमने क्या बोला? स्पर्म क्या है? एक सेल है, सेल के पास क्या होगा? न्यूक्लियस होगा। तो उस सेल का मतलब स्पर्म का जो न्यूक्लियस है वो कहां मिलेगा हमको? हेड में मिलेगा। ये जो आपको दिख रहा है ये क्या है? आपका न्यूक्लियस है इस सेल का। एक सिंगल सेल है इसलिए हम स्पर्म को सिंगल सेल बोल रहे हैं, और इसमें पाया जाता है न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस स्पर्म में कहां पाया जाता है? हेड वाले भाग में पाया जाता है। तो हेड में न्यूक्लियस होता है और इस न्यूक्लियस में क्रोमोसोम्स होते हैं। इस न्यूक्लियस में क्या होते हैं? यहाँ पर क्या होते हैं? क्रोमोसोम्स होते हैं। न्यूक्लियस दैट मीन्स वहां पर क्रोमोसोम्स होते हैं। इसके अलावा ये जो न्यूक्लियस है कवर्ड बाय कैप लाइक स्ट्रक्चर, जिसे हम लोग बोलते हैं एक्रोसोम। ये जो न्यूक्लियस है एक कैप लाइक स्ट्रक्चर से कवर होता है, कैप लाइक स्ट्रक्चर से कवर होता है। इस कैप को हम बोलते हैं एक्रोसोम। ये दिख रहा है आपको, जो न्यूक्लियस है ये हम बोलेंगे जो हेड पार्ट है, न्यूक्लियस नहीं, जो हेड पार्ट है वो कवर कैसे होता है? जो हेड है ये कवर कैसे होता है? एक कैप लाइक स्ट्रक्चर जिसे हम बोलते हैं एक्रोसोम। हेड है जो पहला पार्ट है स्पर्म का, हेड, इसमें होता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में होते हैं क्रोमोसोम, सभी को पता है। इसका जो हेड है वो जो कैसे कवर होता है? कैप लाइक स्ट्रक्चर से हम क्या बोलते हैं? एक्रोसोम बोलते हैं। और ये जो एक्रोसोम है, जो एक कैप लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसमें प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स पाए जाते हैं। इसमें अंदर क्या पाए जाते हैं? प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स पाए जाते हैं। यहाँ पर ये जो कैप लाइक स्ट्रक्चर से हम एक्रोसोम बोल रहे हैं, ये काय से भरा हुआ है? प्रोटियोलाइटिक एंजाइम, मतलब प्रोटीन को तोड़ने वाला, प्रोटीन को ब्रेक करने वाला एंजाइम से भरा होता है। और ये जो कैप लाइक स्ट्रक्चर है, जो एक्रोसोम जिसे हम बोल रहे हैं, जिसके अंदर प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है, ये भी एक मेम्ब्रेन से कवर होता है। ये भी क्या होता है? एक मेम्ब्रेन से कवर होता है। कैसे कवर होता है? एक मेम्ब्रेन से कवर होता है।
फिर से एक बार देखते हैं कि स्पर्म का जो पहला भाग है हेड में होता है न्यूक्लियस में होता है क्रोमोसोम, हेड जो होता है कैप लाइक स्ट्रक्चर से कवर होता है, इसे हम बोलते हैं एक्रोसोम के अंदर होता है प्रोटीलाइटिक एंजाइम, और एक्रोसोम खुद अपने आप में एक मेम्ब्रेन से कवर होता है। ठीक है, जब ये जो स्पर्म होता है, जब ये फेलोपियन ट्यूब में जाता है ड्यूरिंग इंटरकोर्स सेक्सुअल रिलेशन दौरान, क्या होता है, स्पर्म क्या होता है, फीमेल जेनिटल ऑर्गन में जाता है, आपका वेजाइना से सर्विक्स से यूट्रस से फाइनली कहां पहुंचता है, वो फेलोपियन ट्यूब में पहुंचता है। फेलोपियन ट्यूब में कौन वेट कर रहा है, ओवम वेट करता रहता है। यदि ओवम वहां वेट कर रहा है तो ओवम रहेगा, और जब ये फेलोपियन ट्यूब में पहुंचता है स्पर्म, ठीक है, तो एक्रोसोम की जो मेम्ब्रेन होती है, एक्रोसोम के ऊपर जो मेम्ब्रेन है वो कैसी है, कवर है, वो जैसे ही ये स्पर्म फेलोपियन ट्यूब में पहुंचता है, ये जो मेम्ब्रेन है वो कैसी हो जाती है, रिमूव हो जाती है। वो मेम्ब्रेन क्या होती है, रिमूव होती है, और जैसे एक्रोसोम के ऊपर की मेम्ब्रेन रिमूव होगी, वहां से निकलने लगता है प्रोटीयोलाइटिक एंजाइम, और वो जो प्रोटीयोलाइटिक एंजाइम क्या होता है, वो एक्सपोज होता है, और ये प्रोटीयोलाइटिक एंजाइम जो है फाइनली क्या करता है, फैसिलिटेट करता है पेनिट्रेशन ऑफ स्पर्म। ये जो प्रोटीयोलाइटिक एंजाइम है यहाँ पर, ये हेल्प करते हैं ओवम को पेनिट्रेट करने में। यदि ओवम के अंदर घुसना है, ओवम क्या है, ओवम भी एक सेल है जिसकी बाहरी लेयर प्रोटीन मॉलिक्यूल की बनी है, क्योंकि सेल वॉल जो होती है या जो सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो एग्जैक्टली का एक ही प्रोटीन उसमें होता है। तो आपका ओवम भी क्या है, एक सेल है, और जिसकी आउटर लेयर प्रोटीन की बनी होती है। अब उसको स्पर्म को उस ओवम के अंदर जाना है, उस स्पर्म को इस ओवम के अंदर जाना है, तो ओवम के अंदर जाने के लिए इसको पेनिट्रेट करना पड़ेगा, छेद करना पड़ेगा, और छेद करने के लिए वहां के प्रोटीन को डाइजेस्ट करना पड़ेगा, और उस प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए स्पर्म के पास, स्पर्म के एक्रोसोम में प्रोटीयोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं, और यही प्रोटीयोलाइटिक एंजाइम क्या करते हैं, उस ओवम के प्रोटीन को डाइजेस्ट करते हैं और उसको पेनिट्रेट होकर उसको अंदर जाने का रास्ता देते हैं। तो जैसे ही स्पर्म फेलोपियन ट्यूब में पहुंचेगा, एक्रोसोम के ऊपर की मेम्ब्रेन रिमूव होगी, जिस कारण से प्रोटीयोलाइटिक एंजाइम एक्सपोज हो जाएंगे, और जो ओवम की जो एग्जैक्टली ओवम की जो जोना पेलोसिडा जो लेयर है, ठीक है, वो जो कवरिंग होती है किसकी, ओवम की जो कवरिंग है जोना पेलोसिडा, उसको एग्जैक्टली वो डाइजेस्ट करता है, और वहां पर वो क्या करता है, डाइजेस्ट करके वो उसको पेनिट्रेट करके अंदर चला जाता है, और फाइनली क्या करता है, फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम करता है। जैसे वो पेनिट्रेट करके वो स्पर्म उस ओवम के अंदर जाएगा, वो क्या कर देगा, उस ओवम को फर्टिलाइज कर देगा, दैट मीन्स फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम हो जाएगा। तो एक बार फिर से देखते हैं, जैसे ही स्पर्म आपके फीमेल की फेलोपियन ट्यूब में जाता है, जो हेड के ऊपर एक्रोसोम के ऊपर जो लेयर होती है वो रिमूव होती है, एक्रोसोम में जो प्रोटीयोलाइटिक एंजाइम्स वो एक्सपोज होते हैं, और ये जो प्रोटीयोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं ये ओवम की जो कवरिंग जैसे हम बोलते हैं जोना पेलोसिडा, उसको डाइजेस्ट करती है, डाइजेस्ट करेगा ये एंजाइम, और जिसको डाइजेस्ट करने के कारण ये जो है वहां पर एक छोटा सा छेद बनाते हुए वो अंदर की ओर क्या हो जाएगा, पेनिट्रेट हो जाएगा, अंदर पहुंच जाएगा, और जैसे ही वो अंदर जाएगा फाइनली क्या हो करेगा, वो फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम कर देगा, ओवम का फर्टिलाइजेशन करता है। तो इस प्रकार से जो एक्रोसोम है वो क्या करता है, फर्टिलाइज करता है। एक्रोसोम जो है वहां के जो एंजाइम्स हैं, प्रोटीयोलाइटिक एंजाइम्स हैं, वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए, फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम के लिए, वही पेनिट्रेट करने में हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका हेड वाला काम है। आगे हम बात करते हैं जिसका मिडिल पीस होता है स्पर्म का, वहां पर माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाएगा। अब माइटोकॉन्ड्रिया है, सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया भी होती है, आपने सेल का स्ट्रक्चर पढ़ा हुआ आपने, तो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होती हैं, एक पावर हाउस होते हैं, जो एनर्जी बनाने वाली फैक्ट्री होती है, और वो एनर्जी क्या बनाती है, एटीपी बनाती है। ठीक है, तो ये जो स्पर्म होते हैं उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है, और ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो एटीपी फॉर्म करता है, और स्टोर एनर्जी नीडेड बाय स्पर्म टू मूव विद इन फेलोपियन जेनिटल ट्रैक्ट। मतलब जो आपका स्पर्म जैसे ही वेजाइना और में एंटर करता है, सर्विक्स में जाता है, फेलोपियन यूट्रस से होता हुआ फेलोपियन ट्यूब में जाता है, तो ये मूवमेंट के लिए जो एनर्जी की आवश्यकता होती है, इस मूवमेंट की जो एनर्जी होती है वो कहां से मिलती है, मिडिल पीस ऑफ
स्पर्म से, क्योंकि मिडिल पीस ऑफ स्पर्म में माइटोकॉन्ड्रिया होता है, एटीपी स्टोर होती है। जो एटीपी होती है, जो एनर्जी होती है, ये रिस्पॉन्सिबल होती है, हेल्प करती है जो स्पर्म को वेजाइना, सर्विक्स, आपके यूटस और फेलोपियन ट्यूब तक जाने तक, क्योंकि वहां पर ओवम वेट कर रहा है। ओवम तक पहुंचाने के लिए जो एनर्जी की आवश्यकता होती है स्पर्म को, वो मिडिल पीस ऑफ स्पर्म से मिलती है, क्योंकि वहां माइटोकॉन्ड्रिया एंड एटीपी पाई जाती है। तो इस प्रकार से आपको मिडिल पीस पता होना चाहिए। ये दिख रहा है आपको माइटोकॉन्ड्रिया और एटीपी यहाँ होती है। लास्ट जो होता है टेल, ये जो होता है, ये क्या होता है, वाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है, मतलब जैसे कोड़े होते हैं ना, जैसे कोड़े किसी को मारते हैं वैसा एक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। और ये जो है एग्जैक्टली हेल्प करता है, गाइड करता है स्पर्म को हेल्प करता है। टेल जो उसकी होती है स्पर्म की, वो हेल्प करती है, गाइड करती है क्या, आगे की फॉरवर्ड मूवमेंट, उस स्पर्म को आगे की ओर मूव करने, क्योंकि जैसे ही वो स्पर्म वजाइना में जाएगा आफ्टर सेक्सुअल इंटरकोर्स, और वो स्पर्म क्या हुआ, आगे की ओर मूव करना है, आगे सर्विक्स है, यूट्रस है, फिर फेलोपियन ट्यूब है, तो वहां जाने के लिए, आगे की ओर मूव करने के लिए, आगे की ओर मूव करने के लिए जो गाइडेंस चाहिए, गाइड करता है कौन, टेल करता है, और जेनेटल ट्रैक्ट में आगे की ओर मूव करवाने में हेल्प करता है। ये जो होता है सिलेंडरनेस ऑफ टेल जो है, ये क्या करता है, मिनिमाइज करता है रेजिस्टेंस अगेंस्ट मूवमेंट। जब वो आगे की ओर मूव करेगा तो उसमें कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस होगा रोकने वाला, उस रेजिस्टेंस को कम करता है ताकि वो इजीली क्या कर सके, मूव कर सके। जो टेल पार्ट ऑफ स्पर्म होता है वो क्या करता है, गाइड करता है, हेल्प करता है फॉरवर्ड मूवमेंट के लिए। दूसरा, वो रेजिस्टेंस को, जो जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं तो हमको कोई ना कोई रेजिस्टेंस होता है जो रोकता है, तो आगे बढ़ने पर जो रेजिस्टेंस पैदा हो रहा है, जो रोक रहा है, उस रेजिस्टेंस को मिनिमाइज करता है। तो मिनिमाइज रेजिस्टेंस अगेंस्ट मूवमेंट जब आगे की मूव कर रहा है, तो उस मूवमेंट जब कर रहा है और जो सामने से उसको रेजिस्टेंस मिल रहा होगा रोकने वाला, उसे वो कम करता है ताकि वो इजीली मूवमेंट करके जल्दी से जल्दी वो कहां पहुंच जाए, फेलोपियन ट्यूब में पहुंच जाए, क्योंकि वहां पर ओवम वेट कर रहा है। एंड ये इसके इंपॉर्टेंट काम होते हैं। तो इस प्रकार से हेड क्या करता है, टेल क्या करता है, एंड मिडिल पीस क्या करता है, ये स्पर्म का आपको पता होना चाहिए। 3 पार्ट हैं, हेड, मिडिल पीस एंड टेल। हेड का अलग काम है, मिडिल पीस का अलग काम है, टेल का अलग काम है। तीनों इंपॉर्टेंट काम करते हैं जो फाइनली फर्टिलाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। आगे इंपॉर्टेंट नॉलेज के लिए आपको पता होना चाहिए, स्पर्म को स्टोर किया जाता है -79 डिग्री सेंटीग्रेड पे। कॉम्पिटिटिव एग्जाम का क्वेश्चन है, कई बार स्पर्म को स्टोर किया जाता है -79 डिग्री सेंटीग्रेड पर, ठीक है। तो जब भी हम बात करें स्पर्म को स्टोर करके रख रहे हैं, तो कौन सा डिग्री सेंटीग्रेड है, वो -79 डिग्री सेंटीग्रेड पे स्टोर करते हैं। और उसके बाद उसका यूज कर सकते हैं डिफरेंट टाइप की टेक्निक्स लाइक IUI एंड IVF, जो टेक्निक्स होती हैं वहां पर इसका यूज किया जा सकता है। कई बार क्या होता है, बहुत सारे जो प्लेयर्स होते हैं, कई गेम्स में चोट लगने की संभावना ज्यादा होती है टेस्टिकल्स में, तो उस कारण से क्या होता है, वो अपने स्पर्म्स को स्टोर करके रख लेते हैं, और वो टेम्परेचर होता है -79 डिग्री सेंटीग्रेड। और जब उनको प्रेगनेंसी चाहते हैं तो उस स्पर्म को क्या करते हैं, IUI का टेक्निक का यूज करके, IVF टेक्निक का यूज करके उसको वो प्रेगनेंसी में कन्वर्ट करवा सकते हैं अपने पार्टनर के साथ, ठीक है। तो इस प्रकार से -79 डिग्री जो है ये इंपॉर्टेंट होता है स्पर्म को स्टोर करना। इस टेम्परेचर पे वो हेल्दी होता है, उसमें किसी प्रकार की डिफॉर्मिटी नहीं आती है। तो ये स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म है जो शॉर्ट नोट्स में एग्जाम में आता है। साथ में उन्होंने देखा कि जो उसके डिफरेंट स्ट्रक्चर उनका क्या फंक्शन है, और वो क्या फंक्शन करके स्पर्म को हेल्प करते हैं, फर्टिलाइजेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है। इस प्रकार के और वीडियोस आप देखना चाहते हैं फिजियोलॉजी में, तो आप जा सकते हैं मेरे ऐप में, वहां जाकर आप मेरे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, ह्यूमन फिजियोलॉजी को, और एक कोर्स आप वहां से परचेस करके देख सकते हैं। इसके अलावा फर्स्ट ईयर BHMS के ऑर्गन ऑफ मेडिसिन एंड मटेरियल मेडिका भी आप वहां जाके परचेस कर सकते हैं, कंप्लीट कोर्स वहां पर है। इसके अलावा सेकेंड ईयर में जनरल पैथोलॉजी आप दे सकते हैं, थर्ड ईयर में गायनेकोलॉजी दे सकते हैं, और इंटरनी वाला जो बच्चा है वो 12 टिश्यू रेमेडी का कोर्स ज्वाइन कर सकता है, जो उसके क्लिनिकल प्रैक्टिस में उसको बताए, मतलब हेल्प करेगा प्रैक्टिस करने में।